16% टैक्स होता था। मिडिल क्लास के लिए घूमना फिरना तक कांग्रेस ने बहुत मुश्किल कर दिया था। कांग्रेस राज में होटल के कमरे की बुकिंग पर 14% टैक्स और उसके ऊपर कई राज्यों में लग्जरी टैक्स लगता था, वो अलग। अब ऐसे हर सामान और सर्विस पर सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स लगा करेगा। अब आपको ध्यान में आता है कि 5% में क्या, वरना कोई तो लिखेगा ओह अभी भी मोदी 5% लेता है। होटलों में 7,500 रुपया के कमरों में भी 5% ही टैक्स लगने वाला है। ये काम किया है आपने, काम करने वाली सरकार चुनी, वैसी भाजपा एनडीए सरकार ने किया है। साथियों, पहले अक्सर ये शिकायत रहती थी कि भारत में इलाज बहुत महंगा था, छोटे छोटे टेस्ट तक गरीब और मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर होता था। कारण ये था कि कांग्रेस सरकार डायग्नोस्टिक किट जो पर होती है उस पर 16% टैक्स लेती थी। हमारी सरकार ने ऐसे हर सामान पर टैक्स को सिर्फ 5% कर दिया है। साथियों, कांग्रेस के राज में घर बनाना बहुत ही महंगा काम था। क्यों? क्योंकि सीमेंट पर कांग्रेस सरकार 29% टैक्स वसूलती थी। जैसे तैसे घर बना भी लिया तो एसी और टीवी या पंखा कुछ भी लाना है वो भी महंगा हो जाता था, क्योंकि कांग्रेस सरकार ऐसे सामानों पर 31% टैक्स वसूलती थी, 31%। अब हमारी सरकार ने ऐसे हर सामान पर टैक्स को 18% कर दिया, करीब करीब आधा कर दिया है। साथियों, कांग्रेस राज में किसान भी बहुत दुखी थे। 2014 से पहले किसान की खेती लागत अधिक थी और लाभ बहुत कम था। कारण यह था कि खेती किसानी के सामान पर भी कांग्रेस सरकार बहुत अधिक टैक्स वसूलती थी। ट्रैक्टर हो या सिंचाई के उपकरण हो, हाथ के औजार हो, पंपिंग सेट्स हो, ऐसे उपकरणों पर 12 से 14% तक टैक्स लिया जाता था। अब ऐसे अनेक सामानों पर जीएसटी 0 या 5% कर दिया गया है। साथियों, विकसित भारत का एक और स्तंभ है हमारी युवा शक्ति। हमारे नौजवानों को ज्यादा रोजगार मिले, जो छोटे मोटे बिजनेस में हैं उनको आसानी हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है। हमारे जो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगती है, उनको जीएसटी की कम दरों से बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, लेदर हो, इसमें काम करने वाले साथी, इस बिजनेस से जुड़े साथियों को बड़ी मदद मिली है। इसके साथ साथ कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी बहुत कमी आने वाली है। हमारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, कारोबारियों के लिए टैक्स तो कम हुआ ही है, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया है। इससे उनकी सहूलियत और बढ़ेगी। साथियों, नौजवानों को एक और फायदा फिटनेस के सेक्टर में भी होने वाला है। जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है। यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा। और मैं आपको याद दिला दूं, सरकार आपकी फिटनेस के लिए इतना कुछ कर रही है, तो एक बात मैं बार बार कहता हूं, अब तो ऐसे लोग हैं डेली 200 लोगों से बात करते हैं आप लोग। आप लोगों को मेरी बात जरूर बताइए कि मोटापा हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है, इसलिए खाने का तेल 10% कम करने से शुरुआत करें। मोहम्मद जी, आप मेरा एम्बेसडर बन जाइए। ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। साथियों, अगर जीएसटी में हुए इस रिफॉर्म्स का अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा।
और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। साथियों, नागरिक देवो भव ये हमारा मंत्र है। इस वर्ष सिर्फ जीएसटी में ही कमी नहीं की गई, इनकम टैक्स में भी बहुत कम किया गया है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स को जीरो किया गया है। आजकल तो आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तब इस फैसले का सुखद एहसास और भी अधिक होता है कि नहीं, यानी इनकम में भी बचत और खर्च में भी बचत। अब ये डबल धमाका नहीं है तो क्या है। साथियों, आजकल महंगाई की दर भी बहुत निचले स्तर पर है, नियंत्रण में है। और यही तो प्रो पीपल गवर्नेंस है। जब जनहित और राष्ट्रहित में फैसले लिए जाते हैं तब देश आगे बढ़ता है। और इसलिए ही आज भारत की ग्रोथ करीब करीब 8% है। यानी दुनिया में हम सबसे तेज गति से ग्रो कर रहे हैं। ये 140 करोड़ भारतीयों का सामर्थ्य है, 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। और मैं आज देशवासियों को फिर कहूंगा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रिफॉर्म्स का ये जो सिलसिला चलता रहेगा वो रुकने वाला नहीं है। साथियों, भारत के लिए आत्मनिर्भरता ये कोई नारा नहीं है, इस दिशा में ठोस प्रयास हो रहे हैं। मेरी आप सभी से, देश के सभी शिक्षकों से भी अपेक्षा है कि आत्मनिर्भर भारत के महत्व का बीजारोपण, इस विचार की सीडिंग निरंतर हर विद्यार्थी में करते रहें। आप ही हैं जो बच्चों को बहुत सरलता से उनकी अपनी भाषा और बोली में भारत के आत्मनिर्भर होने के महत्व को समझा सकते हैं। और आपकी बात वो मानता भी है। आप उन्हें बता सकते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहने से देश कभी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता जितना उसका सामर्थ्य होता है। साथियों, भारत के आज के विद्यार्थियों और आने वाली पीढ़ियों में एक सवाल शुरू से ही प्रचारित और प्रसारित किए जाने की जरूरत है। ये हमारा कर्तव्य है जी। मैं चाहता हूं असेंबली में भी इसकी चर्चा हो। कभी कभी तो एक प्रयोग करके देखिए आप। कभी हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे घर में विदेशी चीजें कैसे घुस गई है, पता ही नहीं है। इरादा नहीं है कि मुझे विदेशी चाहिए, लेकिन पता ही नहीं है। बच्चे परिवार में बैठ करके एक सूची बनाए कि सुबह उठने से दूसरे दिन सुबह तक उपयोग में आने वाली कितनी चीजें विदेशी हैं, उसे पता ही नहीं है। हेयरपिन भी विदेशी आ गई है, कंघा भी विदेशी आ गया है, पता ही नहीं उसको। जागरूकता आएगी तो कहेगा अरे यार भाई, मेरे देश को क्या मिलेगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि आप पूरी नई पीढ़ी को आंदोलित कर सकते हैं। जो काम महात्मा गांधी जी ने किसी समय हमारे लिए छोड़ा है, अब पूरा करने का सौभाग्य हमें मिला है। और मैं चाहता हूं कि हम लोगों ने करना चाहिए। और मैं बच्चों के सामने हमेशा एक बात उनको प्रेरित करते हुए कहता रहूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे देश की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति हो। ये चीज है मेरे देश में नहीं है, नहीं मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं मेरे देश में लाऊंगा। अब आप कल्पना कीजिए, हमारे देश में आज भी 1 लाख करोड़ रुपया का खाने का तेल बाहर से लाना पड़ता है। खाने का तेल। हम कृषि प्रधान देश हैं। या तो हमारी लाइफस्टाइल, या हमारी आवश्यकताएं, या हमारी मजबूरियां, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाना ही पड़ेगा। अब 1 लाख करोड़ रुपया बाहर जाता है, वो यहीं रहता तो कितने स्कूल के बिल्डिंग बन जाते हैं।
कितने बच्चों की जिंदगी बन जाती है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत की बात को हमने अपना जीवन मंत्र बनाना पड़ेगा और हमने नई पीढ़ी को उसके लिए प्रेरित करना पड़ेगा और देश की आवश्यकता के साथ खुद को जोड़ना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये देश ही है जो हमें कहां से कहां पहुंचाता है। ये देश ही है जो हमें इतना कुछ देता है। इसलिए हम देश को क्या दे सकते हैं, देश की किस जरूरत को पूरा कर सकते हैं, ये हर विद्यार्थी के मन में, हमारी नई पीढ़ी के मन में जरूर रहना चाहिए। साथियों, आज भारत के स्टूडेंट्स में इनोवेशन के प्रति, साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति नया रुझान पैदा हुआ है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका चंद्रयान की सफलता ने निभाई है। चंद्रयान ने देश के बच्चों को साइंटिस्ट बनने के लिए, इनोवेटर बनने के लिए प्रेरित किया। अभी हमने हाल ही में देखा, स्पेस मिशन से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जब अपने स्कूल पहुंचे तो कैसे पूरा वातावरण बदल चुका। शुभांशु की इस उपलब्धि में उनके शिक्षकों का योगदान जरूर रहता है, तभी तो होता है। यानी शिक्षक नौजवानों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, उन्हें गढ़ते हैं, एक दिशा दिखाते हैं। साथियों, आपके इस प्रयास को अब अटल इनोवेशन मिशन और अटल टिंकरिंग लैब से भी मदद मिल रही है। अब तक देश में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब बन चुकी हैं। देश ने 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स को बनाने का निर्णय लिया है। इस पर भी तेजी से काम चल रहा है। इन लैब्स में भारत के नौजवान पीढ़ी को इनोवेशन का हर मौका मिले, ये आप सभी शिक्षकों के प्रयासों से ही होने वाला है। साथियों, एक तरफ हमारी सरकार इनोवेशन पर युवाओं को डिजिटल एम्पावर करने पर बल दे रही है, दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया के जो दुष्प्रभाव है उनसे भी हमारी नई पीढ़ी को, हमारे स्कूल के बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे परिवार के बच्चों को, हमें उनको बचाना होगा। उनकी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर भी बल देना ही हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। आपने अभी देखा होगा कि अभी पार्लियामेंट का जब सत्र चल रहा था तो हमने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा एक कानून बनाया है। अब ये सब शिक्षकों को पता होना चाहिए। गेमिंग एंड गैम्बलिंग, दुर्भाग्य ऐसा है कि कहते तो गेमिंग है लेकिन हो जाता है जुआ। और इसलिए सरकार ने, और बहुत बड़ा निर्णय है ये, बड़ी बड़ी ताकतें वो कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा कानून आए और देश में गैम्बलिंग पर प्रतिबंध आ जाए। लेकिन आज एक ऐसी सरकार है जिसमें पॉलिटिकल विल है और जिसके दिल में देश के उज्जवल भविष्य की चिंता है, बच्चों के भविष्य की चिंता है। और